सबको क्लियर है? Okay, class. Then my today lecture is regarding the MySQL. Or last time were a number of people who were saying that I didn't ask them to do practice on arithmetic operations. So I decided to give a lecture on that topic as it's the last lecture of your course. सो आई ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जितना भी सिक्वल के बेसिक्स के बारे में बता सकूं तो बता दूं ताकि आपके फ्यूचर में जो है वो आपके काम आ सके। तो आज सबसे पहले तो जो हम पढ़ेंगे वो व्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। व्यू क्या होता है? व्यू आपके पास बेसिकली अगर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं सिक्वल की, जैसा कि जो कि लॉन्ग होती हैं, जैसा कि जॉइन की हो गई या आपके पास नेस्टेड क्यूरीज हो गई, तो हम क्या करते हैं उनको एक दफ़ा एक और टेबल के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब हमें कभी भी कहीं पे भी जॉइन लगाना होगा या सब क्यूरी को यूज़ करना होगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हम जस्ट उस टेबल को कॉल करेंगे जिसका हमने व्यू क्रिएट किया होगा, तो हमारा वो फंक्शन उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। जैसे कि आपके पास ये एक क्यूरी है जो कि जॉइन की है, इनर जॉइन की आपके पास, उसमें हम क्या आप हमें पता है आपको याद होगा कि उसका सिंटैक्स क्या होता था कि सबसे पहले हमें जो-जो कॉलम जो है वो शो करवाना होता था, हम उनको सिलेक्ट करते थे। उसके बाद हम टेबल का नेम लिखते थे। उसके बाद आप अगर इनर जॉइन लगा रहे हैं, राइट, लेफ्ट या अकेला जॉइन लगा रहे हैं, किस टेबल पे लगा रहे हैं, उसका नाम लिखते थे कीवर्ड लिखने के बाद। और उसके बाद जो है दोनों का जो एक मुश्तरका एट्रीब्यूट होता था, हम उसको उसके टेबल के नाम के साथ जो है वो मेंशन करते थे। तो इस किस्म की क्यूरीज को जो है वो आपके पास हम अगर चाहें कि हमने इसको फ्यूचर में फ्यूचर में यूज करना है तो हम इसको कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे। ठीक है, हम या उसको हम नोटपैड में सेव कर लेंगे या हम वर्ड की फाइल्स में वैसी डिफिकल्ट क्यूरीज को लिख लेते हैं। लेकिन हमारे पास इसका एक और तरीका भी है कि हम इनको जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर दें। डेटाबेस के अंदर सेव करने से क्या हुआ कि वेन एवर वी नीड इट वी जस्ट कॉल देम एंड वी कैन रिट्रीव ऑल द डिजायर्ड डेटा। ठीक है, और उसका हम उसके लिए हम व्यू कमांड यूज करते हैं। व्यू कमांड क्या करती है कि आपने पूरी की पूरी जो आपके पास क्यूरी है उसको कॉपी करना है और नीचे लिख लेना है। उसके ऊपर आपने जैसे हम क्रिएट टेबल करते थे इसी तरह आपने क्रिएट व्यू लिखना है। ठीक है, व्यू के बाद आपने उसका कोई भी नेम दे देना है और एज लिख के नीचे वो क्यूरी जो है वो राइट कर देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये नीचे लिखी हुई क्यूरी है उसका एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जो कि डेटाबेस के अंदर सेव होगा। और अगर हमने इन फ्यूचर इस टेबल को जॉइन करवाना हो तो हमें दोबारा से ये क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं होगी। वी जस्ट कॉल द व्यू नेम एंड वी आर एबल टू गेट ऑल द डिजायर्ड डेटा। ठीक है, आप किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, लाइक आई विल टोल्ड यू कि आपके पास आप सबसे पहले व्यू क्रिएट करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कि मैंने क्या किया कि क्रिएट व्यू जो है वो कीवर्ड है। उसके बाद अपने व्यू का नाम लिख दिया। ठीक है, नाम लिखने के बाद हमने एज को एज अ कीवर्ड यूज किया और सारी की सारी क्यूरी जो है उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आप देखें कि जब मैं इसको जो है वो रन करूंगी तो मेरे पास जो है वो बिल्कुल ये उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से ये पहले करता था। अच्छा, सॉरी, ये मेरे पास इसलिए इधर वर्क नहीं कर रहा कि मैंने इसका आगे जाके नाम चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इससे अगली बात जो बताना चाह रही थी वो ये कि आप चाहें तो आप इस अपने व्यू को किसी भी टाइम पे ऑल्टर भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए यानी कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए हम ऑल्टर का कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। और हम जो डिलीट करने के लिए अपने व्यू को ड्रॉप का कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हम नॉर्मली टेबल को ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जैसा कि मैंने जो है ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का एक व्यू क्रिएट किया था और मैंने उसको ऑल्टर करना चाहा तो मैंने एक ऑल्टर का कीवर्ड लिखा। ठीक है, उसके बाद जो है वो
अपनी क्यूरी लिखी और उस क्यूरी के अंदर मैंने क्या ऑल्टर किया कि मैंने अपना सबसे पहले मेरे पास ऊपर देखें तो आपके पास स्टूडेंट नेम, उसका फर्स्ट नेम और सिटी सिर्फ आ रहे थे। मैंने सोचा कि उसके अंदर साथ में मार्क्स भी आने चाहिए, तो मैंने उसको अल्टर करवा के जो है वो मार्क्स लिख दिए। तो आपके पास क्या हुआ कि जब आप इसको दोबारा से रन करेंगे, तो आपके पास इन तीनों एट्रीब्यूट्स के साथ-साथ मार्क्स भी जो हैं वो शो होंगे, ठीक है? I have taken the screenshot already, all of this step, so I will show it in my PowerPoint. You can see that कि आपके पास जो है जब आपने स्टैट का व्यू क्रिएट किया, तो आपने उसको सिलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम और सिटी जो थे वो आपके पास जो है वो शो हो गए, ठीक है? जिसमें आपके पास जो है वो इसके अलावा आपके पास जो लेफ्ट साइड होती है उस पैनल के अंदर आपके पास आपने देखा कि जो आप टेबल क्रिएट करते हैं वो टेबल के नीचे जो है वो शो होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो व्यू आप क्रिएट करते हैं, वो व्यू के आइकन के नीचे जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि आपका व्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिर जब अब अभी आपने देखा इसके अंदर मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम और सिटी था, ठीक है? जब मैंने इसको अल्टर करवा के उसमें मार्क्स ऐड किए, तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है मार्क्स का वो भी शो होना शुरू हो गया, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप जो हैं आप चाहें तो अपने व्यू को जो है वो रीनेम भी कर सकते हैं एनी टाइम। तो रीनेम करने के लिए आप सिर्फ आपने क्या लिखना है, रीनेम का कीवर्ड लिखना है। SQL इज रियली वेरी इजी लैंग्वेज। आप जो सोच रहे होते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, यू जस्ट हैव टू डू दैट इन SQL। ऑल्दो कि बाकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस डजंट वर्क लाइक दैट, लेकिन आप देखेंगे कितनी आसान बात है कि अगर हमने टेबल को ऑल्टर करना है तो हमने ऑल्टर की कीवर्ड यूज करनी है, हमने अपडेट करना है हमने अपडेट की का भी कीवर्ड यूज करना है, हमने रीनेम हमने क्या कहते हैं इसके अलावा हम वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट इनटू यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट। यू कैन सी दैट कि रीनेम करने के बाद आपने टेबल का नेम लिख देना है और उसको किस में नया नेम देना, उसको जो है पुराने नेम के बाद लिखना है और उन दोनों के दरमियान में आपने टू का कीवर्ड यूज करना है। मैंने स्टैट डिपार्टमेंट की टेबल को जो है वो स्टैट इन्फो के जो है व्यू से चेंज कर दिया, ठीक है? तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास व्यू के अंदर ये जो है आपके पास शो हो रहा है स्टैट डिपार्टमेंट। और इसी तरह यू कैन सी दैट कि जब आप अपना व्यू क्रिएट करेंगे तो वो अंडर द व्यू आइकन जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है? इट विल वर्क जस्ट लाइक दैट। आपके पास यहाँ पे वही स्टूडेंट आईडी शो हो रही है, ठीक है? वही आपके पास जो है फर्स्ट नेम शो हो रहा है, वही आपके पास सिटी शो हो रहा है और उसी तरह से आपके पास मार्क्स शो हो रहे हैं, ऑल्दो कि आपने इसको जो है वो रीनेम कर दिया हुआ है, ठीक है? और इसको डिलीट करने के लिए यू जस्ट राइट डाउन हियर ड्रॉप टेबल्स स्टूडेंट इन्फो, तो आपके पास जो है वो ये सारे का सारा व्यू जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे डिलीट नहीं करी क्योंकि मुझे आपको शो करवाना था, तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया। लेकिन इसके लिए आपने सिर्फ ड्रॉप व्यूज और उसके बाद जो है व्यू का नाम लिख देना है, ठीक है? व्यू आपको अगर क्लियर है तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन शुरू करूं, आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग द व्यू, यू कैन आस्क। अच्छा, एक बात मैं आपको व्यू के बारे में और बताती चलूँ कि व्यू के टेबल के व्यू का जो आपने नाम देना है, आप उस मेक श्योर रखिएगा कि जो आपने पहले से टेबल क्रिएट किए हुए हैं ना अपने डेटाबेस के अंदर, व्यू का नाम उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका व्यू जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा वो आपको एरर देगा। और दूसरा एक चीज़ अपने माइंड में और रखिएगा कि जो व्यू होता है उसका अपना रैकेट नहीं होता कोई भी उसके पास। वो हमेशा इट्स जस्ट अ क्यूरी, वो दूसरों का डेटा यूज करता है। इसलिए व्यू के जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर हम व्यू को ज्यादा व्यू को यूज करें तो हम इट्स अ टाइम टेकिंग, तो उससे जो है वो एफिशिएंसी टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि व्यू के पास अपना रैकेट नहीं होता तो वो क्या करता है, वो दूसरों के टेबल से डेटा रिट्रीव करेगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे जो ऊपर हमने व्यू क्रिएट किया स्टैट डिपार्टमेंट का, उसके अंदर हमने बेसिकली यूनिक टेबल और कोर्स का टेबल जो है वो यूज किया। तो स्टैट डिपार्टमेंट का अपना कोई डेटा नहीं है
क्योंकि ये व्यू है, ठीक है। उसने डेटा कहाँ से लेना, जब भी रन होना उसने इस टेबल से और इस टेबल से जो है वो डेटा को लेना है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हम हर दफा कम्प्लेक्स क्यूरी से लिखने से बच सकें, और जो है एनी टाइम वी कैन यूज इट व्हेन एवर वी नीड इट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वेरी इजी अर्थमेटिक ऑपरेशन। आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल लाइफ की तरह आपके पास काम करते हैं, जैसा कि आपके पास जो है वो आप अपने नॉर्मल स्टैट और मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। आपके पास बहुत सारे अर्थमेटिक सिक्वल के अंदर फंक्शन है, जिसमें पाई है, राउंड है, सील है, फ्लोर है, पावर है, स्क्वायर रूट है, रैंडम है, एब्सोल्यूट है और साइन है। इसके अलावा ये सिन को साइन कोस्टेंट जो है ये भी आप लोग जो है ये माइस्क्ल के अंदर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ अपना लेफ्ट कॉलम जो है उसको बताऊंगी आपको कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यू नो वेरी वेल डैट के पाई क्या होता है, पाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि 3.14 है। राउंड क्या होता है, राउंड आपको वैल्यूज को जो है वो राउंड करके देता है, जैसा कि आपके पास लाइक और एब्सोल्यूट क्या होगा आपके पास, जब आप एब्सोल्यूट को कॉल करते हैं तो आपके पास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट रिटर्न करता है, ठीक है। आपके पास एक प्लस वैल्यू है, एक माइनस वैल्यू है, उसने हमेशा आपको प्लस वैल्यू ही रिटर्न करनी है। सेकेंडली फ्लोर है आपके पास, फ्लोर जो है वो आपके पास फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि डेसिमल से पहली वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह सीलिंग जो है वो क्या करता है कि अगर वैल्यू जो है वो 3 से जो है वो उसके 0.3 के बाद जो है वो वैल्यू 5 से ऊपर है तो वो आपको राउंड करके वैल्यू देता है। बेसिकली ये आपके पास अप वैल्यू देता है, और यानी कि एक वैल्यू बड़ी करके इट्स अपोजिट ऑफ फ्लोर, ठीक है। आपके पास राउंड जो है वो आपको वैल्यूज को राउंड अप करके देता है, लाइक कि अगर आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं तो आप उसको यू कैन राउंड इट एनी टाइम, इट्स रियली वेरी इजी, यू आर यूज्ड टू डू इट इन योर स्टैट कोर्सेज। स्क्वायर रूट का भी आपको पता है, पावर का क्या करेगा, बिल्कुल वैसे ही पावर करेगा जैसा कि आप किसी चीज की पावर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हम यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज करेंगे, वी जस्ट राइट डाउन द बेस वैल्यू फर्स्ट एंड देन कॉमा, और फिर हमने जो उसका एक्सपोनेंशियल है उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास साइन नंबर, साइन नंबर्स क्या होते हैं, साइन नंबर आपके पास अगर कोई वैल्यू जो है आपके पास दी हुई है, आपने साइन के बाद यहाँ पे नंबर कोई भी राइट कर दें, मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी। तो आपके पास अगर वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन है तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। अगर आपके पास वैल्यू 0 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। अगर कोई वैल्यू 0 से नीचे है यानी कि माइनस वैल्यूज हैं तो ये आपको -1 रिटर्न करता है, ठीक है। आपके पास रैंडम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या करती है, हाँ जी, रैंडम वैल्यू आपके पास जो है वो कोई भी रैंडम नंबर जो है वो इन जनरल जो है वो 0 से 1 जो है वो आपको शो करेगी। लेकिन आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक रैंडमली तो 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू भी देती है। अगर आप इसको कहें कि मुझे 10 से 20 के दरमियान कोई वैल्यू दे तो वो रैंडमली आपको 10 और 20 के दरमियान जो है वो वैल्यू को रिटर्न करेगी। आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आप इन जनरल बिल्कुल अपने नॉर्मल जैसे लिखते हैं आप वैसे ही भी कर सकते हैं। कि आपने क्या किया, आपने दो नंबर्स को ऐड किया, सिलेक्ट लिख के, तो आपके पास क्या होगा, इन दो नंबर्स का एडिशन जो है वो आपके पास शो हो जाएगा, जो कि आपके पास 15 प्लस 6 जो है वो 21 के इक्वल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 प्लस 6 की बजाय जो है यहाँ पे मेरे पास जो है एट्रीब्यूट का नाम शो हो, तो हम उसके बाद एज और एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं, ठीक है। लाइक ये मैंने कहा कि 15 प्लस 6 जो है वो टोटल के फॉर्म में शो हो, तो यू कैन सी डेट इट्स रियली वेरी सिंपल। सिर्फ क्या होगा कि 15 प्लस 6 की जगह पे जो है वो मेरे पास टोटल जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इफ आई विल रन इट यू कैन सी डेट कि आपके पास टोटल के नीचे जो है वो 21 की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। Same you can do it with subtraction, division, multiplication and modulus. सबके पास सब बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे रैंडमली ये डिवीजन का ही आपको करके दिखाऊं तो यू कैन सी डेट
कि आपके पास 15 को 3 से डिवाइड करके जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो 5 आती है और वो आपको जो है वो शो कर रहा है। ये और मॉडुलस जो है वो आपके पास से बेसिकली आपके पास रिमाइंडर को शो करता है, ठीक है? और आप ये जो डिवीजन और मॉडुलस है इसके साइंस भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो डिवीजन की जगह डीआईवी और मॉडुलस की जगह जो है वो एमओडी भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों तरीके से सेम आंसर देता है। अगर मैं आपको 14 और 3 का मॉडुलस दिखाऊँ तो यू कैन सी दैट कि आपके पास 2 रिमाइंडर जो है वो आपके पास शो हो रहा है। क्लियर? आप इसको चाहें अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अपनी क्यूरीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्यूरीज के अंदर किस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था कि आपने जो है वो ओल्ड प्राइस और को जो है उसका 10% लेकर न्यू प्राइस जो है वो एज अ न्यू प्राइस शो करवाना है, ठीक है? तो वो बिल्कुल इसी तरह से वर्क करना था कि आपने क्या करना था कि आपकी जो ओल्ड प्राइस थी उसके साथ आपने प्लस कर देना था यूनिट प्राइस, आप उसकी ओल्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करके 0.1 से, क्योंकि ओल्ड प्राइस का हमने 10% लेना था। तो आपके पास क्या आना था और उसको, और जो ये जो प्रोसीजर हमने किया इसको हमने एक नया एलियस का नेम दे दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से हम ने ऊपर 5+3 किया और हमने कहा कि 5+3 जो 15+6 जो है वो आपके पास जो है वो एज अ टोटल शो हो, ठीक है? तो ये भी हमने नेम दिया है। इसको अब थोड़ा सा जब हमने सीक्वल की स्टेटमेंट के अंदर लिखा तो यू कैन सी दैट कि आपके पास ये फ्रॉम अच्छा ये टेबल का नाम है, ये आपके पास जो है वो सिंपली मार्क्स +3 है, ठीक है? वो क्या करेंगे, वो ओल्ड मार्क्स के अंदर जो है वो 5 को ऐड कर देंगे, लेकिन उस टाइम हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो मार्क्स का ही शो होगा। तो हम इस बात का अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि ये आपके पास ओल्ड मार्क्स हैं कि आपके पास एडिशन के बाद के मार्क्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एलियास दे देते हैं जो कि हमें ये बताता है कि इट्स अ न्यू मार्क्स आफ्टर एडिशन, ठीक है? तो अगर आप इसको रन करके देखें, एक्चुअली मैं मल्टीप्लिकेशन का आपको शो करवाती हूँ। तो ये क्या करेगा, मार्क्स की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेगा और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ऊपर एट्रीब्यूट का नेम आप देख सकते हैं कि चेंज होके न्यू प्राइस हो गया है, ठीक है? और न्यू मार्क्स हो गया है। मुझे आपका असाइनमेंट ही याद आई जा रही है। तो ये न्यू मार्क्स हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास वो एज़ अ न्यू प्राइस शो होना था। क्योंकि मैंने कहा था कि ओल्ड प्राइस भी साथ में शो होगी, तो आप यू कैन डू दैट कि आपके पास यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने रन कर चुकी हूँ और डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव है। आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे ओल्ड प्राइस, ठीक है? ओल्ड प्राइस के साथ जो है वो आपने लाइक इट्स नॉट इन माय टेबल, मैं सिर्फ आपको आपके असाइनमेंट समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो आपने ओल्ड प्राइस के साथ जो है वो दोबारा से नेक्स्ट आपने ओल्ड प्राइस को, ठीक है, के साथ एडिशन करनी है और उसको जो है वो ओल्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.1 से, ठीक है? और आपने इसको, इस सारे प्रोसीजर को जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन का होगा, आपने यो पेरेंथीसेस में लिखना है, ठीक है? पेरेंथीसेस में लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि वो आपके पास एज एज न्यू प्राइस जो है वो डिस्प्ले हो, ठीक है? तो आपके पास ये सिर्फ इतनी सी बात आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थी जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रही थी, ठीक है? ओके। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट रैंडम फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे उनको मैंने इस्तेमाल करने का तरीका बताया है और हर इसकी मैंने सबकी स्क्रीनशॉट्स लेके आपकी फाइल में पावर पॉइंट की फाइल में डाल दी हैं। आप उसको एनी टाइम चेक कर सकते हैं। मैं रैंडमली आपको जो है वो कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास 4.3 है तो वो 4 रिटर्न करेगा और अगर 4.7 है तो वो आपको 5 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है? अगर आपके पास यही वैल्यू जो है ये माइनस में हो जाएगी तो वो आपके पास साइन के साथ जो है वो राउंड करके वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है? और इसी तरह आपके पास जो है अगर ये पॉइंट -0.4.6 है तो ये आपके पास राउंड करके -5 आंसर देगा, ठीक है?
इसी तरह आपके पास अगर आप इसको राउंड करवाना चाहें 1 2 3 4 को, तो उसने राउंड करके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को चेक किया कि वो आपके पास कौन-सा नंबर है और उसके ने उसको राउंड करके जो है वो आपके पास शो कर दिया। आप चाहें तो आप उसको ये भी बता सकते हैं कि राउंड करने के बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो कितने डिजिट तक आए पॉइंट्स के बाद। ये ना हो कि पॉइंट खत्म हो जाए, तो उसको आपने क्या करना है, कॉमा डाल के उतने नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो राइट कर देने हैं। लाइक कि मैंने कहा कि ठीक है वो राउंड करके इसको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ना दे मुझे, बल्कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू भी दे और वो मुझे 2 डिजिट्स तक, लाइक कि सम टाइम ऐसा होता है ना, हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इन्फिनिटी नंबर्स की डिवीजन हमारे पास आ जाती है। तो हम उसको भी राउंड कर सकते हैं कि वो कितने डिजिट तक जो है वो राउंड होके आपके पास वैल्यू जो है वो शो हो। इसी तरह आपके पास सीलिंग का फंक्शन है। सीलिंग का फंक्शन आपको मैंने बताया कि अपर वैल्यू देता है, ठीक है? आपके पास 1.23 था, उसने राउंड करके आपको सीलिंग में अप वैल्यू दी जो कि आपके पास जो है वो 2 आ गई। इसी तरह 4.56 है, तो उसने उसको राउंड करके जो है वो 5 दे दिया। यानी कि एक वैल्यू जो है वो हमें अप जो है वो मिलेगी। ठीक है? अब आपके पास फ्लोर वैल्यू उसी तरह से सिर्फ फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगी जो कि मेरे पास यहाँ पे 6 है, ठीक है? आप देखिए मैं इसको रन करूँगी तो आपके पास 6 जो है वो वैल्यू के अंदर जो है वो रिटर्न हुआ, ठीक है? आपके पास पावर के लिए पीओडब्ल्यू यूज़ करते हैं, मैंने बताया पावर क्या करेगा कि सबसे पहले जिसकी पावर लेनी है बेस वैल्यू लिखनी है, कॉमे के बाद कितनी पावर लेनी है आपने उसकी वैल्यू जो है वो राइट कर देनी है, तो आपके पास जो है वो ये एज़ अ पावर 2 की पावर 3 जो है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे सेम जैसे ऊपर फ्लोर और पावर आ रहा है, आप इसको यहाँ पे भी एलियास दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ मेजर रोल कि आप इसे कहते हैं कि इस ये जो एट्रिब्यूट है ये मेरे पास एज़ अ पावर शो हो, तो आपके पास जो है वो आप जब इसको रन करेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास ऊपर जो एट्रिब्यूट का नेम है उसको एक एलियास नेम मिल गया कि एज़ अ पावर जो है वो शो हो। ठीक है? इसी तरह स्क्वायर रूट है 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा उसका आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा उसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब जैसे कि 5 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास जो है वो एक इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है? आप चाहें तो आप इसको इस लॉन्ग वैल्यू को राउंड भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं कि ठीक है मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आए उसको राउंड करके मुझे वैल्यू दे। अब जब आप देखेंगे कितना लॉन्ग आंसर है जब हमने उसके साथ में राउंड का फंक्शन कॉल किया तो यू कैन सी दैट क्या उसने हमें राउंड करके जो है वो कितनी सिंपल वैल्यू दे दी। और अगर आप चाहते हैं कि वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू भी दे तो मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट कॉमा के बाद जो है वो वैल्यू बता देनी है कि कितने डेसिमल तक जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न करें। रैंडम का फंक्शन आपको बताया मैंने कि कोई भी वैल्यू रैंडमली रिटर्न करेगा बिटवीन 0 टू 1, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि 0 टू 1 की बजाय बिटवीन 0 टू 10 हो, 0 टू 100 हो, 0 टू 50 हो, 0 टू 20 हो, तो आपने जहाँ तक जो आप फाइनल नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद लिख देना है। ये आपको 10 तक रिटर्न करेगा रैंडम वैल्यू, ये आपके पास 100 तक रिटर्न करेगा। कैसे करेगा कि जब हर दफा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना एक रैंडम वैल्यू आएगी, ठीक है? आपके पास 5.2 आ गया, आपने इसी वैल्यू को जब आपने फिर एग्जीक्यूट किया 3.7 आ गया, फिर आपने इसको एग्जीक्यूट किया आपके पास 2.85 आ गया। तो रैंडम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो है वो रिटर्न होंगी। इसके अलावा मैम जी मैम अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हो जिस तरह हम रेंज देते हैं 50 से 100 हमने लेना हो अबव 50 और बिलो 100 तो वो इसमें पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। उसमें आप इसको कॉमास के साथ इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू देंगे। ठीक है। जिस तरह मैम आपने 10 इधर किया तो वो हम 50 कॉमा 100 करेंगे, जी अपर और लोअर बाउंड दे देंगे उसे एक। जी ठीक है। आप चाहें तो आप जो है अच्छा उसके लिए आपको थोड़ा-सा एक और भी करना पड़ेगा लुकमान कि आपने क्या करना है कि इसको उसके साथ आपने क्योंकि आप इनिशियल वैल्यू बता रहे हैं ना उसको कि इनिशियल वैल्यू हमने क्या देनी है, तो आप उसके लिए फ्लोर यूज़ करोगे, ठीक है? ताकि वो हम फ्लोर हमारे पास क्या करता है, आपके पास बेस वैल्यू से स्टार्ट करेगा, ठीक है? जैसा कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 0 टू 10 की बजाय 7 टू 10 के दरमियान वाले नंबर रिटर्न करे, तो आपने क्या करना है, आपने फ्लोर लिख के 7 और फिर आपने पेरेंथेसिस डालनी है, उसके बाद आपने इनिशियल नंबर दिया, लाइक अगर आप 50 कह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 50 देना है,
ठीक है। और उसके बाद आपने बाकी का वही फंक्शन रैंडम स्टार 100 जो है वो आपने लिख देना, लेकिन ख्याल रखिएगा कि जितनी पेरेंथेसिस खोलनी है आपने उतनी बंद करनी है, वरना वो आपको एरर देगा। ठीक है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे 50 और 100 के दरमियान जितनी वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। हर टाइम जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास बिटवीन द वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो मैम इसमें फ्लोर का फंक्शन वैसे फ्लोर के फंक्शन की क्या कंपैटिबिलिटी, मतलब उसका क्या वो आपको फंक्शनैलिटी वो स्टार्टिंग करता है? बेस बताएगा। लाइक कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास फ्लोर जो है वो बेस वैल्यू देता है, तो वो आपको स्टार्टिंग लिमिट बता देगा कि वैल्यू जो है वो किससे किसके दरमियान वेरी करनी चाहिए। और मैम एक और चीज पूछनी थी इसमें कि अगर हमें एक से ज्यादा नंबर्स चाहिए हो रैंडम नंबर से, फॉर एग्जांपल लाइक के कैसे आपके मतलब मैम 5 नंबर्स या 10 नंबर्स की हमारी डिमांड हो कि रैंडमली 50 से 100 5 नंबर्स जनरेट हो अच्छा जाए। सीक्वेंस आप कह रहे हैं, तो वो आपको जी फिर सीक्वेंस, अच्छा ये आपके पास है, आप उसके अंदर जो है वो लूप लगाएंगे। लूप मैंने आपको नहीं करवाया, वो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए लूप करवा लगाना पड़ेगा कि वो हर दफा जो कर्सर है वो वापस अपनी बैक पोजीशन पे आए और फिर जो है वो एक रैंडम वैल्यू जो है वो जनरेट करे अंत तक, अनलेस कि उसके पास जो है वो एक फाइनल वैल्यू ना मिल जाए। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि ए जब तक 100 से ग्रेटर देन है तब तक मेरा लूप चलता रहे, तो वो क्या करेगा, जब तक आपके पास 100 से ग्रेटर वैल्यू है तो वो आपके पास एक सीक्वेंस क्रिएट करता रहेगा। उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैम। अच्छा जी, हम कह रहे थे, अच्छा उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, आपके पास एक पॉजिटिव नंबर जो है वो रिटर्न करती है। ठीक है। आपके पास ये -56.25 था, लेकिन उसने हमें उसको एक पॉजिटिव नंबर के तौर पर रिटर्न किया। ठीक है। अच्छा आप ऊपर एक बात मैं बताना भूल गई कि आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है और आप उसे आपके पास एक स्टूडेंट्स का 100 का डेटा मौजूद है और आप कहते हैं कि मुझे पूरे पूरे 100 स्टूडेंट्स का डेटा नहीं चाहिए, मुझे रैंडमली उसमें से 5-6 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसमें एक रैंडम फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि हमारे पास रैंडमली कोई भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास साइन फंक्शन है, वो मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू 0 है, नंबर दिया हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, अगर 25 से ग्रेटर देन है तो +1 रिटर्न करेगा, और अगर 0 से लेस देन है तो आपके पास -1 रिटर्न करेगा। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास वर्क करता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर हो गया मैम। सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन कह रहे थे, हो गया क्लियर। Sorry, बेटा I can't hear you. मैम मैं कह रहा हूँ सिंपली फंक्शन तो थे वो, इसमें मुश्किल क्या था, हो गए। हाँ जी, तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आपको जितने भी नंबर्स हैं वो जो हैं वो आपके पास शो हो जाए। तो आई ट्राइड माय बेस्ट, होपफुली कि आपके पास समझ आ गई होगी आपको। और